नालंदा गेट परिचय। नालंदा समुद्र नगर मगध की राजधानी राजगृह से 1 योजन उत्तर पश्चिम नालंदा नामक एक समृद्ध तथा बहुजनाकीर्ण नगर था। इस नगर का महाधनी वैभवपूर्ण सेठ लेप भगवान बुद्ध का शिष्य था। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि इसी नगर का एक प्रमुख व्यापारी उपाली, जो पहले श्रवण निगंध नाथ पुत्र का शिष्य था, बुद्ध के पास शिक्षा ग्रहण कर उनका शिष्य हो गया था। पटना से दक्षिण पूर्व में तथा राजगीर प्राचीन राजगृह से 11 किलोमीटर उत्तर की तरफ बड़ा गांव के पास नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर हैं। नालंदा का इतिहास बहुत प्राचीन है। ईसा से पूर्व 5वीं 6वीं सदियों में महावीर और बुद्ध के युग तक वहां ऐतिहासिक फैला हुआ है। जैन ग्रंथों के अनुसार तो यह राजगीर के उत्तर पश्चिम में एक वाराहवी यह उपनगर था और महावीर स्वामी ने नालंदा और उसके सहनगर राजगीर में 14 चतुर्मास गुजारे थे। बहुत साहित्य में है कि बुद्ध अक्सर उस शहर में जाते थे। वहां आबादी घनी थी, नगर खुशहाल था और वहां एक आम का बाग था जो पारिवारिक कहलाता था। नालंदा बुद्ध के मुख्य शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्य पालन की जन्म भूमि था। सारिपुत्र का देहांत उसी कमरे में हुआ जिसमें वह पैदा हुआ था। वह जन्म मरण कक्ष बहुत पवित्र माना जाने लगा और उसके तीर्थ स्थान बना दिया गया। ग्रंथ के अनुसार अशोक ने नालंदा में सारिपुत्र के चैत्य पर भेंट चढ़ाई और वहां एक मंदिर बनवाया। इसलिए अशोक को नालंदा बिहार का स्थापक समझना चाहिए। उसी कथन के अनुसार द्वितीय ईस्वी शताब्दी के मशहूर महायानी दार्शनिक नागार्जुन ने वहां ही अपनी पढ़ाई शुरू की और आगे चला, वहां का महापुरोहित बना। यह भी कहा गया है कि नागार्जुन के समकालीन ब्राह्मण सुविष्णु ने महायान और हरियन बौद्ध मतों के हास की रोकथाम के लिए नालंदा में 108 मंदिर बनवाए। इन कथनों से तो यह माना जा सकता है कि नागार्जुन के समय नालंदा बौद्ध धर्म का विख्यात केंद्र था, परंतु खुदाई में कोई भी ऐसी चीज नहीं निकली जिसमें यह माना लिया जाए कि गुप्त काल में पहले उस स्थान पर कुछ होगा। सबसे पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं जो मिली है वह समुद्रगुप्त के समय का एक ताम्र पत्र और कुमार गुप्त का एक सिक्का है। होंगसोंग के बयान से इस बात की पुष्टि होती है। 5वीं शताब्दी के शुरू में आने वाले चीनी यात्री फहान ने नालंदा के व्यवहारिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने केवल सारिपुत्र के जन्म मरण स्थान नालो गांव का और वहां स्थित एक स्तूप का वर्णन किया। इसलिए नालंदा स्थित बिहार कुमार गुप्त आदि गुप्त सम्राटों के बनाए हुए थे। नालंदा में होंगसोंग ने बुद्ध की एक 80 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति देखी जो अशोक वंश के अंतिम पुरुष पुण्यवर्मन ने बनवाई थी। कनौज के राजा हर्षवर्धन 6647 ने इस संस्था को बहुत धन दिया। उसने पीतल का एक विहार बनवाया और होंगसोंग की यात्रा के समय बनवाया जा रहा था। हर्ष ने लगभग 100 गांवों की मालगुजारी उस मठ के नाम छोड़ दी और उन गांवों के 200 घराने मठ को आवश्यकता अनुसार चावल, घी और दूध आदि देने लगे। इसलिए यहाँ के विद्यार्थियों को पूरी खुराक मिलने से उन्हें इन चीजों को मांगना नहीं पड़ता था और उनके विद्याभ्यास की पूर्णता का यही कारण था। होंगसोंग के इस कथन से यह साफ जाहिर है कि वहां के विद्यार्थियों को खाने के लिए भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती थी। नालंदा में होंगसोंग का हार्दिक स्वागत हुआ था। वहां रहकर उसने कई वर्ष तक तंत्र विद्या सीखी थी। उसने लिखा है कि उस विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 अध्यापक थे। होंगसोंग के बाद इतिसंग मुख्य यात्री था।
जो भारतवर्ष में 673 ईस्वी में पहुंचा और उसने कई वर्ष तक नालंदा में विद्या सीखी। पूर्वी भारत पर पाल सम्राटों का 8वीं से 12वीं ईस्वी तक राज्य रहा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में देखभाल के समय नालंदा उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था। हिंद एशिया जवा सुमात्रा के सम्राटों ने देखभाल के पास राजदूतों द्वारा धन भेजा, जिससे वहां विहार बनाए गए। प्रसिद्ध विद्वान प्राचीन काल में दुनिया भर में अपने विद्वान और प्रसिद्ध अध्यापकों के लिए नालंदा का नाम विख्यात था। आचार्य नागार्जुन, शिलभद्र, आर्यदेव, अंतरक्षित, वसुबंधु, दिग्नाग, धर्मकृति, कनकशील, अंतीस, दीपकार आदि नालंदा के विद्वान विद्या की ज्योति विदेशों में ले गए। तिब्बत के सम्राट सोंगचान गम्को ने आचार्य देवविद्य से बौद्ध और ब्राह्मण सहितों का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद राजा खौदे उत्सान ने संतरिक्षित को तिब्बत बुलाया, जहां वह 762 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय तक रहे। उसी समय के लगभग पद्म संभव भी तिब्बत गए। उन्हें तिब्बत के लामा पंथ के स्थापक के नाते बहुत ख्याति मिली। नालंदा के लिए यह कोई कम मान की बात नहीं थी कि उसके एक विद्वान ने तिब्बती धर्म को एक विशेष स्वरूपा दी। कहा जाता है कि कोरिया में भी विद्वान लोग नालंदा आते थे। का अंत जब होंगसंग भारत आया तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे अवनति पर था। प्राचीन बौद्ध केंद्र वीरान हो गए थे और नए केंद्र जैसे पूर्व में नालंदा, पश्चिम में वल्लभी और दक्षिण में कांची आदि उभर आए। बिहार और बंगाल में तो राजकीय संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म सांस ले रहा था, परंतु अन्य राजाओं में उसका प्रभाव नष्ट हो चुका। 5वीं शताब्दी ईस्वी में ब्राह्मण दर्शनीय और उपदेश कुमारिल और शंकराचार्य के प्रयत्नों के फलस्वरूप भी बौद्ध धर्म की मान्यता को भारी धक्का आवश्यक लगा। कहा जाता है कि उन दोनों ने सारे भारत में घूम घूम कर शास्त्रों को और तर्कों द्वारा बौद्धों को हराया और उनसे अपना मत बनवाया। आखिरी चोट जो बौद्ध धर्म पर पड़ी वह मुस्लिम आक्रमणी मोहम्मद बख्तियार खिलजी का एक नगर पर आक्रमण था। वह नगर संभवतः नालंदा ही था। तरवन का कहना है कि तुर्कों ने सारे मगध को जीत लिया और बहुत से बिहारों को नाश कर दिया। नालंदा को उन्होंने बहुत नुकसान दिया और विक्षुक लोग परदेश भाग गए। तुर्कों के हमले के बाद एक साधु मुदितभर्द ने मंदिरों चैतों की मरम्मत कराई। इसके शीघ्र ही बाद मगध के राजा के मंत्री कुकुटा सिंह ने नालंदा में मंदिर बनवाया। खुदाई स्थान परिक्रमा खुदाई किए गए स्थान को जाने वाली सड़क बाईं तरफ मठ नंबर 1 की दीवारों और दाईं तरफ मठ नंबर 4-5 के बीच से जाती है। पूर्वी फाटक से प्रवेश होने पर यात्री को मंदिरों की कतार पश्चिम की तरफ और विहारों की कतार पूर्व की ओर मिलेगी। मुख्य मंदिर स्थल नंबर 3 मंदिरों की कतार के दक्षिणी सिरे पर स्थित मुख्य मंदिर निश्चय ही सबसे बड़ी और भव्य इमारत है, जो एक आंगन के बीच छोटे छोटे स्तूपों से घिरी है, जो एक के ऊपर दूसरी दीवार या 3 बार बनाए गए थे। खुदाई के समय पता लगा कि शुरू की छोटी ठगो इमारत के इर्द गिर्द और इमारतें बनाई जाती रही। मौजूदा जो है ऊपर दूसरी 7 बार बनी इमारतों का छत्ता है। 3 भिन्न जो उत्तर की ओर दिखाई पड़ते हैं, 5वीं, 6ठी और 7वीं बनाई इमारतों के हैं। इनमें इसके कोनों पर 4 बुत्र थे, जिनमें से 3 तो खोद निकाले गए हैं। बुद्ध और बुद्ध तत्वों की मूर्तियों की कतारों से यह सजा हुआ था। स्तूपों के अंदर जो ईंट मिली है उन पर शास्त्र वाक्य खुदे हैं। 6ठी बार में बनाए गए जिन्हें यात्री मूर्ति कक्ष के ऊपर पहुंचता है, उस कक्ष में बनी वेदी से अंदाजा होता है कि कभी वहां बुद्ध की विशाल मूर्तियां रही होगी। विहार स्थल एक ए और एक बी मुख्य मंदिर के पूर्व में कुछ ऊंचाई पर 2 विहारों के अवशेष है, जिनका प्रवेश द्वार उत्तर को था और जिनके सामने ईंटों के फर्श का
आंगन था। इमारतों के चारों तरफ छोटी छोटी कोठरियां हैं। कोठरियों की दक्षिणी कतार के बीच में मूर्ति कक्ष है। विहार स्थल 1B में ईंटों के आंगन के उत्तर पश्चिमी कोनों पर एक अठकोना कुआं है। दोनों विहारों के आंगनों के कोनों पर बनाए गड्ढों से पता लगा है कि ऊपरी आंगन के कुछ फीट नीचे एक पुराना आंगन था और ये दो विहार किन्हीं और पुरानी इमारतों के खंडरों पर बनाए गए थे। बिहार के उपग्रह स्थल। बिहार स्थल एक सबसे अधिक महत्व का है। यह स्थल एक ए से उत्तर पूर्व की ओर है। इसमें 9 तल है। हर तल का पता कंक्रीट है। आंगनों और एक के ऊपर दूसरी चुनी हुई दीवारों और नालियों से लगता है। नीचे का विहार जिसकी कोठरियां पश्चिम के प्रवेश द्वार और दक्षिणी पूर्वी तरफ दिखाई देती है, पल वंश के तीसरे राजा देखभाल के समय में बना मालूम पड़ता है। बिहार में जैसा कि साधारण नियम था, कुछ बिछुओं की कोठरियां हैं जो शायद शुरू दुम जिली रही हो। बिहार स्थल 4 इसका उत्तर की तरफ आधा भाग बिल्कुल नीचे तक खोदा गया है, जिससे एक इससे भी पुराने विहार का पता लगा, जिसके पूर्वी बरामदे के उत्तरी सिरे के पास कुमार गुप्त का एक सिक्का मिला। यह सिक्का नालंदा में पाई जाने वाली चीजों में सबसे पुराने काल का है। इस बिहार की एक विशेषता यह है कि इसमें कोठरियों की दोहरी कतार है। इस स्थान से गुप्तकालीन सिक्कों का एक मिट्टी का सांचा मिल गया था। बिहार स्थल 6 यात्री अब बिहारों के सामने के खुले भाग में आकर उत्तर की ओर चले। यहाँ की मनोरंजक चीज ऊपरी आंगन के द्वारे तंदूर है, जिनमें या तो भिक्षुक खाना पकाते रहे होंगे या विद्यार्थियों को कुछ शिक्षा देते रहे होंगे। बिहार स्थल 8 यहाँ भी 2 भिन्न तलों पर ही भिन्न कालों में निवास के लक्षण मौजूद हैं। बिहार स्थल 9 यहाँ पश्चिमी बरामदे के उत्तरी सिरे पर खुली जगह को बंद कर दिया था, जिससे एक अलग कोठारी बन गई थी, जिसमें एक छोटा सा दरवाजा था। बिहार स्थल 10 इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसके दरवाजे वहारमदार थे, जो लकड़ी के सरदलों के बजाय गारे से चीने थे। इन महारवों को ये निशान अभी तक मौजूद है। बिहार स्थल 11 यह जूते खेतों के पास है और इसकी हालत बहुत ही खस्ता और टूटी फूटी है। बिहार स्थल 12 इस इमारत में तो साफ तौर पर 2 भिन्न कालों की चिनाई है। बाद की चिनाई पुरानी इमारत के खंडरों पर है। पुरानी इमारत का बाहरी भाग हर तरफ छज्जों आदि से शोभित था। अब तो किसी किसी की भी आले में मूर्ति रही है। पाली अर्थकथाचार्य बुद्ध घोष ने नालंदा शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए बताया है कि नाल ददाती ती नालंदा अथवा न अलन ददाती ती नालंदा, अर्थात जहां कमल के नाल पाए जाएं अथवा वह जो प्रचुर दे सके। यह आज तक भी सत्य है कि इसके आसपास बड़ी बड़ी नालंदा गेट परिचय। नालंदा असमृद्र नगर मगध की राजधानी राजगृह से 1 योजन उत्तर पश्चिम नालंदा नामक एक समृद्ध तथा बहुजनाकीर्ण नगर था। इस नगर का महाधनी वैभवपूर्ण सेठ लेप भगवान बुद्ध का शिष्य था। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि इसी नगर का एक प्रमुख व्यापारी उपाली, जो पहले श्रवण निगंध नाथ पुत्र का शिष्य था, बुद्ध के पास शिक्षा ग्रहण कर उनका शिष्य हो गया था। पटना से दक्षिण पूर्व में तथा राजगीर प्राचीन राजगृह से 11 किलोमीटर उत्तर की तरफ बड़ा गांव के पास नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर हैं। नालंदा का इतिहास बहुत प्राचीन है। ईसा से पूर्व 5वीं 6वीं सदियों में महावीर और बुद्ध के युग तक वहां ऐतिहासिक फैला हुआ है। जैन ग्रंथों के अनुसार तो यह राजगीर के उत्तर पश्चिम में एक वाराहवी यह उपनगर था और महावीर स्वामी ने नालंदा और उसके सहनगर राजगीर में 14 चतुर्मास गुजारे थे। बहुत साहित्य में है कि बुद्ध अक्सर उस शहर में जाते थे। वहां आबादी घनी थी।
नगर खुशहाल था और वहां एक आम का बाग था जो पारिवारिक कहलाता था। नालंदा बुद्ध के मुख्य शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्य पालन की जन्म भूमि था। सारिपुत्र का देहांत उसी कमरे में हुआ जिसमें वह पैदा हुआ था। वह जन्म मरण कक्ष बहुत पवित्र माना जाने लगा और उसके तीर्थ स्थान बना दिया गया। ग्रंथ के अनुसार अशोक ने नालंदा में सारिपुत्र के चैत्य पर भेंट चढ़ाई और वहां एक मंदिर बनवाया। इसलिए अशोक को नालंदा बिहार का स्थापक समझना चाहिए। उसी कथन के अनुसार द्वितीय ईस्वी शताब्दी के मशहूर महायानी दार्शनिक नागार्जुन ने वहां ही अपनी पढ़ाई शुरू की और आगे चला, वहां का महापुरोहित बना। यह भी कहा गया है कि नागार्जुन के समकालीन ब्राह्मण सुविष्णु ने महायान और हरियन बौद्ध मतों के हास की रोकथाम के लिए नालंदा में 108 मंदिर बनवाए। इन कथनों से तो यह माना जा सकता है कि नागार्जुन के समय नालंदा बौद्ध धर्म का विख्यात केंद्र था, परंतु खुदाई में कोई भी ऐसी चीज नहीं निकली जिसमें यह माना लिया जाए कि गुप्त काल में पहले उस स्थान पर कुछ होगा। सबसे पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं जो मिली है वह समुद्रगुप्त के समय का एक ताम्र पत्र और कुमार गुप्त का एक सिक्का है। होंगसोंग के बयान से इस बात की पुष्टि होती है। 5वीं शताब्दी के शुरू में आने वाले चीनी यात्री फहान ने नालंदा के व्यवहारिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने केवल सारिपुत्र के जन्म मरण स्थान नालो गांव का और वहां स्थित एक स्तूप का वर्णन किया। इसलिए नालंदा स्थित बिहार कुमार गुप्त आदि गुप्त सम्राटों के बनाए हुए थे। नालंदा में होंगसोंग ने बुद्ध की एक 80 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति देखी जो अशोक वंश के अंतिम पुरुष पुण्यवर्मन ने बनवाई थी। कनौज के राजा हर्षवर्धन 6647 ने इस संस्था को बहुत धन दिया। उसने पीतल का एक विहार बनवाया और होंगसोंग की यात्रा के समय बनवाया जा रहा था। हर्ष ने लगभग 100 गांवों की मालगुजारी उस मठ के नाम छोड़ दी और उन गांवों के 200 घराने मठ को आवश्यकता अनुसार चावल, घी और दूध आदि देने लगे। इसलिए यहाँ के विद्यार्थियों को पूरी खुराक मिलने से उन्हें इन चीजों को मांगना नहीं पड़ता था और उनके विद्याभ्यास की पूर्णता का यही कारण था। होंगसोंग के इस कथन से यह साफ जाहिर है कि वहां के विद्यार्थियों को खाने के लिए भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती थी। नालंदा में होंगसोंग का हार्दिक स्वागत हुआ था। वहां रहकर उसने कई वर्ष तक तंत्र विद्या सीखी थी। उसने लिखा है कि उस विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 अध्यापक थे। होंगसोंग के बाद इतिसंग मुख्य यात्री था जो भारत वर्ष में 673 ईस्वी में पहुंचा और उसने कई वर्ष तक नालंदा में विद्या सीखी। पूर्वी भारत पर पाल सम्राटों का 8वीं से 12वीं ईस्वी तक राज्य रहा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में देखभाल के समय नालंदा उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था। हिंद एशिया जवा सुमात्रा के सम्राटों ने देखभाल के पास राजदूतों द्वारा धन भेजा जिससे वहां विहार बनाए गए। प्रसिद्ध विद्वान प्राचीन काल में दुनिया भर में अपने विद्वान और प्रसिद्ध अध्यापकों के लिए नालंदा का नाम विख्यात था। आचार्य नागार्जुन, शिलभद्र, आर्यदेव, अंतरचित, वसुबंधु, दिग्नाग, धर्मकृति, कनकशील, अंतीस, दीपकार आदि